सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज जो ये अप्रकाशित जो ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके ही सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उसका फल कथन पिछले पाठ में हमने था पढ़ा कि अप्रकाशित ग्रह कौन कौन से हैं और वो किस तरह से उसकी गणना होती है और किस भाव में या किस राशि में वो आएंगे वो हमने पढ़ा था। ये मुख्यतः सूर्य के भोगांश यानी सूर्य का भोगांश क्या है, सूर्य की स्थिति कहाँ है, वो किस भाव में है, उस पर डिपेंड करेगा और उसी पे गणना जितने भी पांचों हैं धूम से लेके केतु तक उसकी हमने गणना की। ठीक है, आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उसका फल कथन होता है। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास हम करते हैं कि कैसे गणना होगी उसकी। तो सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा था कि 5 तरह के ये जो हैं ये अप्रकाशित ग्रह होंगे। ठीक है, तो वो ग्रह जो हैं कौन कौन से हैं उसे हमने याद कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें होगा क्या। तो इसमें मुख्यतः फल कथन में जो है हम जो हमारे 3 लग्न होते हैं जिसे हम कहते हैं उदया लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, तो इन तीनों पर ही इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यानी यदि सूर्य के साथ हो, यदि चंद्र के साथ हो, यदि लग्न के साथ हो, तो इसका जो फल कथन कहा गया है वो ये कहा गया कि यदि सूर्य के साथ हो तो ये वंश का नाशक होता है। ठीक है, हम जानते हैं। और यदि चंद्रमा के साथ हो तो आयु का नाशक होगा, यानी आयु हमारी कम हो जाएगी। यदि लग्न के साथ हो तो ज्ञान की कमी हो जाएगी, ज्ञान नाशक होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो पांचों ग्रह हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, यानी लोकेटेड कहाँ है, किस जगह पे पोजीशन है, उसके अनुसार होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि पांचों ग्रह। दूसरा इसमें एक तो फल कथन में हो गया किसके साथ है, दूसरा है यदि एक ही मतलब ये 5 जो है धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप और केतु, यदि उसमें यदि एक ही चंद्रमा के साथ हो तो वो कम इफेक्ट करेगा। यानी कि चंद्रमा जहाँ पे आयु के लिए हम जानते हैं, तो यदि धूम ही यदि चंद्रमा के साथ है तो आयु थोड़ा सा कम होगा, बहुत ही कम। लेकिन यदि 3-3 हो जाए, कहने का मतलब व्यतिपात या परिवेश, इंद्रचाप और केतु ये तीनों हो जाए चंद्रमा के साथ, तो क्या होगा कि ये होगा कि उस पे जो इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि हमारी आयु कम हो जाएंगे। तो ये हमारे फल कथन में मदद करेगा कि यदि किसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि और भी प्रॉब्लम हो रहा है, कहने का मतलब कि 8वां भाव पीड़ित है, लग्न पीड़ित है, चंद्रमा सूर्य पीड़ित हो जा रहा है और साथ में साथ इन तीनों या ये 2-3 अप्रकाशित ग्रह से भी पीड़ित है, तो हम कह सकते हैं कि आयु में कमी होगी। या फिर ज्ञान में लग्न या लग्नेश के साथ ऐसा हो जाए तो भी हम ऐसा ही कहेंगे कि ज्ञान की कमी है। तो चलिए सब पिछले पार्ट में हमने कैलकुलेशन से ये समझा था कि कहाँ कहाँ है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं उसी कुंडली में कि कैसे होगा। अब मान लीजिए कि ये कुंडली है, ठीक है। अब इसमें देखिए लग्न में ही जो पहला धूम था वो लग्न में बैठ गया, यानी कि वो क्या कर रहा है, लग्न को नाश यानी ज्ञान का नाश कर रहा है। लग्न में बैठने से क्या होता है, ज्ञान का नाश होता है। दूसरे में क्या हो गया कि देखिए व्यतिपात जो है वो चंद्रमा के साथ आ गया, दूसरे भाव में मेष राशि में चंद्रमा के साथ आ गया, यानी कि वो आयु को हल्का सा नाश कर रहा है। अब देखिए जो व्यतिपात है वो जो ये परिवेश जो है वो सूर्य के साथ आ गया 8वें भाव में, तो वो वंश का नाशक था। अब इंद्रचाप जो है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यानी ना सूर्य के साथ है, ना लग्न के साथ है, ना ही चंद्रमा के साथ है। अब देखिए केतु भी जो है वो 6ठे भाव में है, ना लग्न के साथ है, ना चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है, तो ये भी कुछ उतना मेजर इफेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है उन तीनों को। अब ओवरऑल एक ही जगह पे हम देखें तो कैसे देखें, तो इस तरह से उसको देखना चाहिए कि व्यतिपात चंद्रमा के साथ है, धूम जो है वो लग्न में स्थित है और जो परिवेश है वो सूर्य के साथ है। बाकी जो केतु है और इंद्रचाप जो है वो कुछ नहीं कर रहा, यानी कि इस कुंडली में यदि हम बोले तो तीनों को हल्का हल्का डैमेज कर रहा है एक एक जो अप्रकाशित ग्रह है। इसीलिए अल्प यानी बहुत ही कम मात्रा में जो है वंश, आयु, ज्ञान यानी बहुत ही कम इफेक्ट करेगा, लेकिन इफेक्ट हल्का सा होगा। तो ये आपके फल कथन में और जोड़, जैसे कि सूर्य यहाँ अष्टम में है जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है, साथ ही सूर्य मेष तुला राशि में, यानी कि ये भी बहुत अच्छा नहीं है।
क्योंकि वो नीच का वहाँ हो गया। ठीक है, राहु केतु अक्ष में, ये अच्छा नहीं है। चंद्रमा पूर्ण चंद्र से दृष्ट है, ये बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ शनि से दृष्ट है। तो इतना कुछ होने का मतलब ये साफ ही साफ दिख रहा है कि सूर्य बहुत पीड़ित है। इतना पीड़ित होने के साथ ही साथ जो है वो परिवेश के साथ युद्ध भी हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हमारा जो है सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, साथ ही वंश में आगे बढ़ने में या हो सकता है हमारे बहुत ज़्यादा वंश जो आगे प्रोग्रेस ना हो। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि कहीं प्रॉब्लम जब ज़्यादा आ रहा है तो उस पर और क्या प्रभाव आ रहा है उसको हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और यदि सब कुछ ठीक मतलब बहुत अच्छी स्थिति में सूर्य रहता उसके बाद होता तो बहुत ही माइनर इफेक्ट होता, लेकिन जब पहले ही एक मेजर इफेक्ट है उसमें भी और इफेक्ट आ रहा है तो कहने का मतलब उसका प्रभाव और ज़्यादा प्रजोर रूप से दिखेगा। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। और मैं आप लोग से पुनः अनुरोध करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक ज्ञान पूर्वक है, इससे ये नहीं है कि कुछ टोना टोटका करे या उससे कुछ मुझे फ़ायदा होगा। ये एक मतलब मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये पैसा के लिए नहीं है, ये सिर्फ है कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है या फिर हमारे जो पुराने शास्त्र यानी जो पुरानी विद्याएं हैं, क्या उसका फल दिखता है, क्या उससे हमें कुछ फायदा मिलता है, इसके जानने और इसमें आगे रिसर्च की आवश्यकता है। इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं और पहले ही इसको हम देखे हैं कि इतने चीज़ों का प्रभाव, ग्रह का, नक्षत्र का, राशियों का प्रभाव होता है। तो इन सब से हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, तो इस पे आप खुद चर्चा करें और अच्छा लगे तो इसके आगे बढ़ाएं। और पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।